जय हिंद छात्रों। पढ़ने वाले क्लास 10th के आप लोगों का पहला पार्ट है प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन। हर एक स्टेप को एक एक करके हम जानेंगे। तो इस पार्ट में सबसे पहले आपको जानना है प्रकाश के बारे में। जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। यह रहा प्रकाश का डिफिनीशन। अब इसका गुण जान लेते हैं। प्रकाश जो होता है ना, यह सरल रेखा अर्थात सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश के परिवर्तन समझ लेते हैं हम। प्रकाश का परिवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। जैसे ध्यान में रखेंगे, जैसे ये प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। और प्रकाश परिवर्तन के नियम जान लेते हैं। प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि तल के अभिलंब आपतित किरण के बना कोण तथा परावर्तित किरण एवं तल के अभिलंब के बीच बना कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण I बराबर कोण R। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं और इस प्रकार के तल को आपतन तल कहा जाता है। अब समझ लीजिए प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब के प्रकार को भी समझने का प्रयास करते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति 2 प्रकार के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पहले हम जानेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश के किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनाता है।
अब आभासी प्रतिबिंब समझ लीजिए। आभासी को ही हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश के किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। यह जो प्रतिबिंब है एकरा के पर्दा पर प्राप्त हम नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ पर चर्चा इसके ठीक विपरीत होती है। अब चलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। कहा जाता है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है पार्श्व उत्क्रमण। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। इसी घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अब समझ लीजिए पार्श्व परिवर्तन को। इस वस्तु का दायां भाग प्रतीत होता है और दायां भाग गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण के बारे में हम जान लेते हैं, तब उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण कहता है वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहता है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर निकला होता है, वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण के उपयोग जानते हैं, तब उत्तल दर्पण के उपयोग जानेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक अवतल दर्पण द्वारा दाढ़ी बनाने में काम आता है। मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखता है, जिससे चेहरे का सीधा एवं बड़ा आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देने लगता है। डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण में परिवर्तित करके आँख, नाक, दांत, कान, गला इत्यादि का जांच करते हैं। उसके बाद से कहता है ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप की शेडो में किया जाता है, जिससे प्रकाश दर्पण से होकर अभिसारी हो जाता है और इस क्षेत्र को अधिक प्रकाश पहुंचाता है। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों में तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में होता है। लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर रहता है, अतः परावर्तन के बाद प्रकाश एक समांतर किरणपुंज के रूप में आगे बढ़ता है। उत्तल दर्पण का उपयोग
उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। प्रकाश दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है और अधिक क्षेत्रों में फैल जाता है। वही दूसरा उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास लगा रहता है। इससे जो है ड्राइवर पीछे से आने वाली व्यक्तियों एवं गाड़ियों के प्रतिबिंब को देख सकता है। ये उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब आकार में छोटे तथा सीधे दिखते हैं। अब समझ लीजिए ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पणों के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव प्रायः P अक्षर से निरूपित होता है। अब समझिएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है और इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण तथा वक्रता केंद्र कहलाता है और यही अक्षर C से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R अक्षर से निरूपित किया जाता है। अब मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं और मुख्य अक्षर दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती है और यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर स्मॉल f लिखा जाता है। फोकस दूरी को और मुख्य फोकस को बड़े एफ में लिखा जाता है, निरूपित करते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। इसका संबंध हम ऐसे लिख सकते हैं कि R बराबर 2f या f = R/2। यानी कहने का अर्थ है कि फोकस दूरी के हमेशा फोकस दूरी त्रिज्या के आधी होती है और त्रिज्या फोकस दूरी के हमेशा दुगुनी होती है। अब समझ लीजिए द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे mn से दर्शाया जाता है। गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं
आज हम इसके नियमों को जानेंगे। गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर किरण, प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है या उत्तल दर्पण में होती है। और दूसरी बात यह कहता है कि जब मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली अथवा मुख्य फोकस बिंदु की ओर जाने वाली किरण दर्पण पर आपतित होती है या उत्तल दर्पण के लिए, तब वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम कहता है जब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण पर आपतित होती है, तब वह परावर्तित होकर अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण के लिए बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है और आपतित तथा परिवर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। अब जौन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है एक विशेषता जान लीजिए। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं समझना है तो कहा जाता है प्रतिबिंब सदैव जो है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, सीधा तथा आभासी होता है और वस्तु के आकार का होता है। यह उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की यह विशेषता है। अब चिन्ह परिपाटी के नियमों समझ लीजिए आप। प्रकाश में दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा दर्पण से प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f आदि को उचित चिन्ह देते हैं। इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है जो निम्न प्रकार से है। अब चिन्ह परिपाटी आप समझ लीजिए। बिंब हमेशा दर्पण के दाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष दूसरा देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस माइनस अक्ष से अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर जब दाएं ओर मापिएगा तो प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा, यानी ऊपर होगा तो प्लस रहेगा, नीचे रहेगा तो माइनस हो जाएगा। और जब बाईं ओर आप का करी मापिएगा तो यह माइनस माइनस होगा, ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इन नियमों के अनुसार कुछ हम स्वरूप को समझ लेते हैं। बिंब की वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इस नियम को आप जान लीजिएगा तो न्यूमेरिकल आसानी से आपका हल हो जाएगा। अब समझ लेते हैं हम दर्पण सूत्र को। दर्पण सूत्र कहता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ पे v होता है प्रतिबिंब की दूरी, e होता है, u होता है वस्तु की दूरी और f होता है फोकस दूरी, यानी इसी को कहते हैं बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी। f से फोकस दूरी होता है। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी
u कहलाती है तथा वस्तु दूरी कहलाती है, तथा दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब आवर्धन, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की हमेशा कितना गुना आवर्धित होता है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। m से होता है प्रतिबिंब की, यानी आवर्धन m होता है, और उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई h बट्टा बिंब की ऊंचाई h0 मानी जाती है, यानी m बराबर hi बट्टा h0। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी hi बराबर h0 इक्वल टू m इक्वल टू 0। कहा जाता है प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर है यदि h यानी प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से बड़ी हो तो आवर्धन जो है 1 से छोटी मानी जाती है, अर्थात प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है। उसी तरह से मान लीजिए कि वस्तु अगर जो है वस्तु दूरी से वस्तु की ऊंचाई जो है इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी हो तो आवर्धन जो है 1 से छोटा माना जाता है, यानी प्रतिबिंब बिंब से छोटा होता है। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव धनात्मक होता है, यह आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है, और प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। प्रकाश के अपवर्तन में भी इसको समझ लीजिए कुछ स्टेप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। कांच के गिलास में जुड़े पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लेब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होती है। प्रकाश अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा कहता है प्रकाश के किसी निश्चित रंग का निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है।